बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ हमारे पास जो न्यूमेरिकल 15.1 और न्यूमेरिकल 15.2 हैं, ये टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड हैं, क्योंकि चैप्टर 15 था ही कन्वर्जन से रिलेटेड तकरीबन। तो इन किस्म के प्रॉब्लम्स में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किस यूनिट में आपको टेम्परेचर दिया गया है और किस यूनिट में आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करने का कहा जा रहा है, या किस स्केल में आपको टेम्परेचर दिया गया है और किस स्केल में आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करने का कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो ये न्यूमेरिकल स्टेट कर रहा है वो है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड and convert it into degree Fahrenheit, and the comfort level temperature of 20 degree centigrade convert into Kelvin। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम कर पाएंगे कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो सेंटीग्रेड में दिया गया है, इसी वजह से हम लिखेंगे टेम्परेचर सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -39 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कहा जा रहा है कि कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हमने उसको कन्वर्ट करना है। अब इसी सवाल के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा अब हम यहाँ डेटा लिख रहे हैं उसकी। एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री, बुक के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ 20 डिग्री, आपने उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है क्योंकि वहाँ एक किस्म की टाइपो मिस्टेक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जो हमें टेम्परेचर दिया गया है वो सेंटीग्रेड में है और वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन में, यानी टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की जानिब, जिसमें हमने अगर कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तो हमारे पास फार्मूला ये है। अगर हमने सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो हमारे पास फार्मूला फिर दूसरा है। पहले हम एक हिस्से को हल करते हैं, फिर हम जो है वो दूसरे हिस्से पे आएंगे। सबसे पहले अगर हम सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना चाहें फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट चाहें केल्विन में कन्वर्ट, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा दोनों कंडीशन में यही सेम रहेगा। सेंटीग्रेड का वैल्यू होगा तो वो पुट करेंगे, फ़ारेनहाइट मालूम करेंगे। फ़ारेनहाइट का वैल्यू होगा तो वो पुट करेंगे और ये मालूम करेंगे। तो अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो सेंटीग्रेड वाला गिवन है, इसी वजह से टीसी की जगह हमने यहाँ जो वैल्यू लिखा वो लिखा है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड जब आप चीज़ों को लिखेंगे तो उस टाइम हल करते टाइम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप जो है वो वैल्यूज को लिखेंगे। तो टीसी की जगह आपने -39 लिखा और 5 की जगह आप यहाँ नीचे 5 लिखेंगे। इज इक्वल की जगह आपने इज इक्वल लिखा, बराबर अपान की जगह या इस लाइन की जगह आपने लाइन दी या डिवाइड की साइन दी। टी एफ, तो आपको टी एफ का वैल्यू मालूम करना है, गिवन नहीं है, इसी वजह से जो टी एफ है वो आप यहाँ टी एफ सेम लिखेंगे। माइनस की जगह आपने माइनस सेम लिखी, 32 की जगह आप यहाँ पर 32 सेम लिखेंगे। 9 डिवाइड में है, इसी वजह से आपने यहाँ 9 डिवाइड में लिखा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, BCM यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि जहां पर ये अगर डिवाइड में है तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का इस टर्म के साथ, ये डिवाइड में है इस साइड आएगा तो ये इन सारे टर्म के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो अभी हम करने जा रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई होगा इस 39 के साथ, यानी कि हम लिखेंगे -39। इन द सेम वे इज इक्वल टू, ये जो आपका 5 है, ये 5 जब इस साइड गया तो ये 5 अब हमारा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म के साथ। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय टी एफ -32 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ है 9। अब आप सॉरी, ये जो 9 है आपका ये इस साइड चला आया तो अब डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आप इस 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 39 के साथ तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, 39 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो हमारे पास वैल्यू आता है 351, यानी कि माइनस के 351 वैल्यू आता है जब 39 को हम मल्टीप्लाई करते हैं
9 के साथ इज इक्वल टू, अब ये जो आपके पास 5 है, ये 5 इस टी एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, तो हम लिखेंगे 5 टी एफ। फिर ये जो 5 है प्लस इसके सामने प्लस इंटू माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा इस 32 के साथ। तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा आपका 32 के साथ, तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 32, तो इन दोनों की जगह आप लिखेंगे 160। यहाँ तक समझ आया? अब आपने यहाँ पर ये वैल्यू मालूम करना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का, इसी वजह से आप इसको करेंगे अकेला। बाकी इसके साथ जो भी दूसरे वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो ये जो आपका टी एफ यहाँ पर है माइनस का, जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो -351 प्लस 160 इज इक्वल टू 5 इंटू टी एफ। अब अगर आप -351 जो है वो करते हैं प्लस 160 के साथ, तो आपको वैल्यू आता है -191। अब ये वैल्यू -191 का इसलिए आया क्योंकि आपके पास पैसे थे 160 रुपए और कर्ज था, यानी माइनस थी -351। तो पैसे थोड़े थे, आपने दिए पैसे, लेकिन फिर भी कर्ज तो बचा, और वो कर्ज कितना बचा? -191। और कर्ज का मतलब माइनस होता है। अब -191 इज इक्वल टू 5 इंटू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। अब ये जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये बराबर की दूसरी साइड आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड का। तो अब यहाँ आप ऐसे लिखेंगे 191 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। या आप अगर 191 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो आपको वैल्यू आएगा -38.2 इज इक्वल टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है, इसी वजह से आप इसको लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपके पास जो वैल्यू आया है फ़ारेनहाइट का, वो आया है -38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट का। यानी जब आपका सेंटीग्रेड में वैल्यू -39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उस टाइम आपका जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू होगा वो -38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से की जानिब, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन के अंदर। जब हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है टी के इज इक्वल टू, जितना भी आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया जाए, आप उसके साथ ऐड करेंगे +273। बस सिंपल, जो भी सेंटीग्रेड का वैल्यू हो वो उसके साथ आप ऐड करेंगे 273, तो आपका वैल्यू कन्वर्ट होके केल्विन में आ जाएगा। तो टी के हमने यहाँ लिखा सेम इज इक्वल टू, टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड का दिया गया है वो 20 है, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा 20 प्लस 273। और 20 प्लस 270 हम 3 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगा 293। अब ये आपके पास वैल्यू है टेम्परेचर केल्विन का, और 293 जो आपके पास वैल्यू आया वो भी केल्विन का है, इसी वजह से हम लिखेंगे 293 केल्विन। अब ये जो दोनों आंसर्स हैं वो इसी एक न्यूमेरिकल के हैं, क्योंकि उसके दो हिस्से थे और हमने उसको दो हिस्सों में किया। और न्यूमेरिकल 15.2 में हमें ये चीज बता रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने लिखा कि भाई हमें टेम्परेचर दिया गया है, लेकिन टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया है, इसी वजह से टी एफ इज इक्वल टू -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद कहा जा रहा है कि चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के उसी के बराबर टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करें, यानी कि टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये चीज हमने मालूम करनी है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की जानिब, क्योंकि डेटा के बाद हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और फिर सॉल्यूशन के बाद हम लगाते हैं वो फार्मूला जो यहाँ पर लगना चाहिए उस कंडीशन के हिसाब से। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट को केल्विन में, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है टी एफ -32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू टी के -273 डिवाइडेड बाय 100। अब ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले की मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को केल्विन में और केल्विन वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। अब जो है, अगर आपको ये मालूम नहीं कि ये फार्मूलाज आए कहाँ से और कैसे बने,
तो आप जो है हमारा लेक्चर इसी प्ले लिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम आप लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो आप वहां जाएं और उसको ज़रूर इसमें डिस्कस करें और उसको समझें। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट हमें गिवन है, तो इसी वजह से जहां पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है हम उसकी जगह वो वैल्यू लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज दिए गए हैं। माइनस हम इसमें से करेंगे क्योंकि फार्मूला कह रहा है कि उसी में से माइनस करो 32, फिर उनको डिवाइड करो आप 180 के साथ। जिस तरह फार्मूला कहता जा रहा है हम वैसे के वैसे लिख रहे हैं। टी के का वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है, वो हमें मालूम करना है। इसी वजह से हम ये टी के का वैल्यू वैसा का वैसा लिख रहे हैं। अगर टी के का वैल्यू लिखा होता तो हम ये वैल्यू लिखते, और ये वैल्यू ना होता तो हम यहाँ पर टी एफ लिख देते खाली। जो मालूम नहीं होगा वो हम वो वैसा का वैसा लिख देते हैं। 273 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर है 100। अब अगर आप 321 माइनस 32 करते हैं तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब इन दोनों वैल्यूज का माइनस में होने का मतलब ये है कि इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। ऐसे ना हो कि आप माइनस इंटू माइनस प्लस करें, बल्कि ये भी एक किस्म का माइनस का वैल्यू है, ये भी माइनस का वैल्यू। यानी एक 32 रुपया कर्ज है और दूसरा 381 रुपया कर्ज है, तो टोटल कर्ज कितना हुआ? तो वो कर्ज आपने टोटल अगर कर्ज लेना है तो कर्ज को भी आपने जमा करना होता है। इसी वजह से आप माइनस के इस वैल्यू को और इस वैल्यू दोनों को आप करेंगे प्लस। तो 321 और प्लस 32, तभी आपका 353 आएगा। या अगर आप ऐसे भी लिखें -321 -32 तो भी आपका ऐड होके आएगा, लेकिन आपका वैल्यू वही माइनस में आएगा। तो -353 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर है 180 इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपके पास टी के -273 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर हम ऐसे करें कि हमारे पास ये जो 100 है ये यहाँ पर डिवाइड में है, जब बराबर की इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर हमने इसको अगर मल्टीप्लाई का करके लिखें तो ये कुछ इस तरह का आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 हमने लिखा, जब ये वैल्यू इधर होके मल्टीप्लाई हो गया तो हमने यहाँ पर इसको फिर मिटा देंगे। अब ये मल्टीप्लाई दरअसल ऊपर वाले के साथ चीज हो गई है, तो हमने ये भी अब मिटा देनी है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जीरो और ये जीरो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। और अगर आप इस तरह से करना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप सिंपल कन्वर्जन करना चाहें तो भी बेहतर है। अगर आप चाहते हैं तो हम वो करते हैं, क्योंकि आप इस तरह से भूल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 353 को अब मल्टीप्लाई करो आप 100 के साथ, ठीक है। 353 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी माइनस सेम रहेगी। ये वैल्यू आपका आ जाएगा 353 और ये 20 इस तरह से आ जाएगा 35300 डिवाइडेड बाय आपने इसको किया 180 के साथ इज इक्वल टू टी के -273। अब ये जीरो को कैंसिल कर देगा तो इसके साथ आप 18 डिवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप ऐसे भी करें सिंपल, इस पूरे वैल्यू को आप डिवाइड करें 180 के साथ, वो एक शॉर्टकट था। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा -196.1 या -196 इज इक्वल टू टी के -273। अब आपने फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ केल्विन को। इसी वजह से केल्विन के साथ ये जो वैल्यू माइनस में है जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो हम लिखेंगे अभी -196.1 प्लस 273, क्योंकि ये वैल्यू इधर आया तो प्लस का हो गया। बाकी बराबर के इस साइड जो बचा वो बचा आपके पास टी के। अब अगर हम ऐसे करें -196.1 प्लस 273 तो हमारे पास वैल्यू आता है 76.9, मगर माइनस का होगा या प्लस का? ये वैल्यू माइनस का छोटा है, प्लस का बड़ा है, इसी वजह से ये वैल्यू आपका प्लस का होगा। 76.9 इज इक्वल टू टी के। अब 76.9 तकरीबन जो है वो 77 के बराबर है, क्योंकि 76.9 है,
यानी सिर्फ 0.1 कम हो रही है। इसी वजह से ये वैल्यू आप लिखें या ये आंसर आप लिखें तो भी एक्यूरेट है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 77 लिखें तो भी आपका वैल्यू टेम्परेचर केल्विन वाला ही होगा, और टेम्परेचर केल्विन का इसी वजह से आप इसके साथ के देंगे। तो 77 के इज इक्वल टू टी के, यानी कि आपका -321 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 77 केल्विन के। इस तरह से हम जो है वो दूसरे भी आपके पास अगर न्यूमेरिकल्स हों तो आप कन्वर्जन के इस तरह से सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल 15.3 के अंदर हमारे पास ये लिखा गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर। अब न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है हम डेटा लिखें उसकी। अब अगर हम डेटा लिखते हैं तो फिर हम इसको अगेन पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसके वैल्यूज लिखते जाएंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम, मतलब हमने कैलकुलेट वॉल्यूम को करना है। हमने लिखा वॉल्यूम, कैलकुलेट करना है, इसी वजह से हमने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि हमें ये चीज फाइंड नहीं है। बाय अ ग्राम मोल, अ ग्राम मोल यानी कि हमें 1 ग्राम मोल दिया गया है, यानी 1 मोल दिया गया है, और नंबर ऑफ मोल्स को हम जाहिर करते हैं एन के साथ। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो एन है हमें वो गिवन है 1 मोल, और 1 मोल की सिंबल MOLE नाम है उसका, और सिंबल या यूनिट उसका MOL है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहां पर हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो 1.0 एटमॉस्फेयर है, या 0.0 लिखने का कोई फायदा नहीं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझने की हैं। पहली, कि जब भी आपको इस किस्म के प्रॉब्लम्स में टेम्परेचर सेंटीग्रेड में या टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया होगा तो आप उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर कन्वर्जन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में डिस्कस किया था कि SI यूनिट जो टेम्परेचर का है वो केल्विन है। इसी वजह से सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और जो एटमॉस्फेयर यूनिट है वो भी हमारा केल्विन वाला नहीं है। अगर आप प्रेशर को केल्विन वाले यूनिट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहरहाल पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और जब भी सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके साथ 273 ऐड किया जाता है। तो 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। इन द सेम वे आपको अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया जाए तो आपने फिर क्या करना होता है, उस प्रेशर को अगर 5 दिया जाए तो 5 के साथ, अगर 1 दिया जाए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा हमेशा 1.01 इंटू 10⁻5। 1.01 इंटू 10⁻5 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आपको यहाँ पर जो अभी प्रेशर मिलेगा वो मिलेगा 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर आपका सेम आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास ये थी डेटा। अब हम आते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। जब हम डेटा के बाद सॉल्यूशन करते हैं तो वहां पर हमने ये चीज लिखनी होती है कि भाई जो सॉल्यूशन है वो क्या है। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास P है, आपके पास V है, आपके पास N है, और आपके पास सॉरी T है। तो PVNT कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये आपका सॉल्यूशन इस फार्मूले पर होगा, PV इज इक्वल टू NRT। हमें प्रेशर भी गिवन है, हमें वॉल्यूम भी मालूम करना है, एन भी गिवन है, आर का वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमें वैसे भी गिवन है। तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है इसके साथ जो है हल होगा। अब आपको प्रेशर का जो वैल्यू है वो गिवन है, और वो प्रेशर का वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁻5। तो आपने लिखा 1.01 इंटू 10⁻5 इंट में आपके पास जो V है यानी जो वॉल्यूम है वो अब गिवन नहीं है, इसी वजह से आप वो लिखेंगे सेम।
इज इक्वल टू एन की जगह नंबर ऑफ मोल्स, और वहां लिखा गया था अग्राम मोल, यहाँ पर अग्राम मोल यानी 1 मोल है। तो हमारे पास एन है 1 मोल, तो हमने एन की जगह लिखा 1। इन द सेम वे आर का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, और उसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन। ठीक हो गया। अब आप R की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 8.314। इंट में टेम्परेचर का जो आपने यहाँ वैल्यू लिखना होगा वो केल्विन वाला आप वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट केल्विन है। इसी वजह से आप ये लिखेंगे 273। तो आपने यहाँ पर लिखा 273। अब हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 8.314 से, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2269.772 722। तो हमें वैल्यू मिला है 2269.722। ठीक हो गया। तो अब हमने जो है ये वैल्यू लिखा कि भाई 1.01 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय वी, लेकिन ये सारा वैल्यू इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई में है। जब ये मल्टीप्लाई वाला वैल्यू बराबर की दूसरी तरफ आता है तो वो हो जाता है डिवाइड का। इसी वजह से हमने इसको इस तरफ ट्रांसफर किया, तो ये यहाँ से मिट जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁵। अब यहाँ पर वॉल्यूम आपका इस तरीके से हल होगा। आपने लिखा V इज इक्वल टू 2269.722 डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू 10⁵ है। इसका मतलब ये है कि 10100, अगर ये पॉइंट 1 2 3 तो आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा 101,000,000। अब आपने इसको डिवाइड करना है 101,000,000 के साथ, तो आपको जो वैल्यू मिलता है वॉल्यूम का वो मिलेगा 0.0224 आगे भी चल रहा है। ठीक हो गया। तो हमने वैसे इसको जो वैल्यू लिखा, इस एक्सपोनेंट को यहाँ पर कन्वर्ट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपने जब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो आपको जो ये वॉल्यूम मिला है, ये वॉल्यूम मिला है आपको डेसीमीटर क्यूब में। लेकिन आपको जो आंसर गिवन है वो गिवन है लीटर पर मोल में। इसी वजह से जब आपने इस वैल्यू को लीटर पर मोल में कन्वर्ट करना होता है तो ये चीज़ आप याद कर लें कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब है हमारा वो बराबर है 1000 लीटर्स के साथ। इसी वजह से जब आप इस सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो V इज इक्वल टू 0.02247 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जब आप इस सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ तो आपको वॉल्यूम मिलता है 22.47। लेकिन अब ये वैल्यू आपका लीटर्स में मिला, और ये जो आपको गैस मिला हुआ था ये गैस आपको मोल में मिला हुआ था। इसी वजह से आप इसको कहेंगे ये लीटर्स हैं पर मोल, लीटर्स पर मोल स्मॉल एम देंगे हम। तो ये आपको जो मिला वॉल्यूम वो मिला है 22.47 लीटर्स पर मोल। यानी कि जब आपका प्रेशर इतना हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर इतना हो, और जो है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इतने हो, तो फिर वहां पर वो गैस जो जगह ऑक्यूपाई करेगा या जो वॉल्यूम रखेगा वो वॉल्यूम 22.47 लीटर्स पर मोल रखेगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की जानिब। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल 15.4 है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि इन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स। तो हम साथ साथ में अभी इसकी डेटा भी जो है वो एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा। अब हम कह रहे हैं कि ये हमें क्या क्या बता रहा है वो हम लिखते जाएंगे। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो 112 लीटर्स है। कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ एयर, वहां पर जो मास है वो 3 किलोग्राम एयर का है। हम लिखेंगे 3 kg, क्योंकि किलोग्राम जो यूनिट है वो मास का है। इसी वजह से अगर यहाँ पर मास नहीं भी लिखा हुआ
मास 3 किलोग्राम ऑफ एयर, तो भी हम मास लिखेंगे क्योंकि किलोग्राम यूनिट मास का है। एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर, वहां पर जो प्रेशर है वो 18 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। हमने 18 एटीएम लिखा, एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स, कितनी एयर जो है उसके अंदर हम डालें या उसके अंदर हम दाखिल करें टू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर टू 21 एटमॉस्फेयर। अब हाउ मच एयर में से मुराद ये है कि वो हमसे पूछ रहा है कि कितना मास एयर का दूसरा हमें चाहिए। तो इस हिसाब से ये जो मास पहले उसमें अंदर था वो 3 किलोग्राम M1 है, और जो हमें चाहिए दूसरा वो होगा उसका M2, जो हमें मालूम नहीं और हमने मालूम करना है। इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर, ताकि हम उस टैंक का प्रेशर बढ़ाएं अप टू 21 एटमॉस्फेयर। अब जो हमें दूसरा प्रेशर दिया गया है तो हम उसको लिखेंगे P2 और पहले वाले को हम लिखेंगे P1। तो P2 हमें है 21 एटमॉस्फेयर, अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, और फर्ज करें कि वहां पर कोई भी चेंज टेम्परेचर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T, यानी टेम्परेचर का अगर फार्मूले में वैल्यू हो भी सही तो आप उसकी जगह T पुट करेंगे, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा वैल्यू पुट नहीं करेंगे, सिर्फ आप T पुट करेंगे, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है, न T1 है न T2 है, सिर्फ T ही है, कोई चेंज वहां नहीं है। इसी तरह आपको वॉल्यूम भी एक दिया गया है, यानी वॉल्यूम सेम है, तो चाहे आपको V1 हो चाहे आपके पास V2 हो, दोनों का जवाब आपका क्या होगा, V होगा, क्योंकि आपके वॉल्यूम में भी कोई चेंज है यहाँ पर नहीं है, वॉल्यूम भी आपका 112 सेम है। हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास एक टैंक है जिस टैंक के अंदर वॉल्यूम 112 लीटर है, यानी उस टैंक के अंदर जो हम जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो 112 लीटर जितनी है। अब पहले अगर उसके अंदर मास 3 किलोग्राम है, फिर उसके ऊपर हमने प्रेशर जो है 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर बढ़ा दिया, तो अब बताएं कि उसके अंदर जो है वो कितनी जगह बची कि हम दूसरा मास डाल सकें। आप इसको इस तरह ही समझें कि अगर आपके पास कपास हो और आप किसी चीज में डाल रहे हो, तो पहले तो जब आपने उसके ऊपर रखा तो आपका वो सारा कंटेनर फिल हो गया, फिर आपने उस कपास को जोर दिया, प्रेशर दिया, जोर देने से प्रेशर देने से कपास नीचे चली गई। अब जितनी जगह बची, अब हमसे सवाल ये कर रहा है कि जो प्रेशर देने के बाद जगह बच जाए उस जगह में कितनी एयर दूसरी आएगी, यानी उसका मास कितना होना चाहिए मैक्सिमम। अब हम आते हैं इनके सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई हम जो है वो जा रहे हैं सॉल्यूशन की जानिब। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा पी वी इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि ये एक किस्म का फार्मूला है। जब पहले चीज़ों का प्रेशर P1 हो और फिर प्रेशर P2 हो जाए, जब पहले चीज़ों का वॉल्यूम कुछ हो और प्रेशर चेंज होने की वजह से वॉल्यूम कुछ और हो जाए, तो फिर हम ये बॉयल्स लॉ वाली रिलेशन लगाते हैं, क्योंकि बॉयल्स लॉ भी हमें ये कहता है कि प्रेशर एक हो फिर प्रेशर दूसरा हो जाए, तो फिर हम ये इक्वेशन लिखते हैं। और ये इक्वेशन कैसे आई और कैसे बनी, ये हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ तीनों को इकट्ठे मिलकर पढ़ा था एक ही लेक्चर के अंदर। तो आप वहां जाएं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो इन तीनों लॉज में से और इक्वेशन ऑफ जनरल पीवी इक्वल एनआरटी वाली इक्वेशन से कोई भी मसला नहीं होगा। सारे के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके वहां उसी एक लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अब हमने इसके अलावा एक और फार्मूला भी पढ़ा है कि जो पीवी है वो हमारी बराबर होती है एन आर टी के। इसीलिए अगर हम इन दोनों का रिलेशन मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे रेशो, यानी कि P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 V2 इज इक्वल टू, हमारे पास जो P1 है वो किसके बराबर होगी, PV किसके बराबर होगी, NRT के। अगर हम इसके P1 V1 हटा दें तो ये PV इज इक्वल NRT हो जाएगा। अगर हम इसके भी P2 V2 हो जाएं तो इसके भी ऊपर भी फार्मूला जो है वो PV इज इक्वल NRT वाला लगेगा। इसी वजह से हमारे पास अगर 1 1 है, यहाँ 2 2 है, तो भी कोई मसला नहीं है, बात सेम ही है कि इनके ये जो है इस चीज के बराबर हैं। तो PV इज इक्वल एन आर टी है, तो हमने यहाँ लिखा एन आर टी।
और इसके बराबर भी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, मगर ये आपके पास है P1, इसी वजह से हमने यहाँ लिखा N1। ये है आपका P2, इसी वजह से हमने यहाँ लिखा N2। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट है, यानी एक जैसा रहेगा, तो इसको 1 या 2 नहीं होता। इन द सेम वे यहाँ हमने T1 और T2 लिखना होता अगर ये आपके पास चीज ना लिखी होती। अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में कोई चेंज आ ही नहीं रही तो हम फिर T1 और T2 क्यों लिखें? तभी हम कह रहे हैं कि T1 और T2 दरअसल T ही है, तो हम T1 और T2 नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने अज्यूम यहाँ पर करना है कि कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रही। तो अभी आपके पास जो फार्मूला बन चुका है वो ये वाला है इस किस्म की इक्वेशंस में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो R है और ये R है सेम है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर है, कांस्टेंट है, यानी सेम है। जब सेम है तो जाहिर सी बात है वो कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अभी आपके पास बचा P1 V1। यहाँ एक और भी आप चीज देखें, यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम है वो 112 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम ना V1 है ना वॉल्यूम V2 है। वॉल्यूम में हमें यहाँ पर कहा गया है कि वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। टैंकी का जो वॉल्यूम है, टैंकी की जो जगह है वो तो चेंज नहीं होगी ना। हाँ, ये हो सकता है कि गैस की जगह या गैस की जो स्पेस है, गैस का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो, मगर अगर आपके पास ये टैंक है और आप गैसेस को कंप्रेस करें, गैसेस तो कंप्रेस होंगे, जो टैंकी का वॉल्यूम है तो वो तो सेम ही रहेगा ना, वो न V1 होगा न V2 होगा। इसी वजह से ये जो प्रेशर P1 और P2 लग रहा है वो गैसेस पर लग रहा है, टैंक के ऊपर नहीं लग रहा। तो टैंक का जो वॉल्यूम जो पहले था वही बाद में रहेगा, इसी वजह से टैंक का हमने V लिखा है, यानी वहां पर V1 और V2 बराबर रहेंगे। तो ये V1 और ये V2 लिखना यहाँ फजूल है, किसी काम का नहीं है। और जब अगर आपने V1 और V2 हटा दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बाकी जो आपके पास फार्मूला बचा वो बचा P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2। अब ये भी आपके पास फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको गिवन है मासेस। इसी वजह से हम यहाँ n को अब मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमने यह चीज एवागेड्रोस लॉ के अंदर पढ़ी है कि नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कि n नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब यहाँ पर एक और भी चीज आप समझें कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो एयर का होगा। एयर मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल मतलब वो है ऑक्सीजन O2, और O2 जो है बराबर है 32 के। मतलब ये हुआ कि जो मास अगर ऑक्सीजन का हमने 10 ग्राम कर दिया, यहाँ पर 3 किलोग्राम है, तो भी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 32 ही होगा। इन द सेम वे अगर हम मास इसका 100 किलोग्राम कर दें, तब भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिससे ऑक्सीजन बनी हुई है, जिससे हवा बनी हुई है, उसका तो मॉलिक्यूलर मास सेम ही होगा ना। मतलब मास भले चेंज हो, भले क्वांटिटी ऑक्सीजन की बढ़ जाए, भले हवा की क्वांटिटी बढ़ जाए, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो तो हमेशा सेम रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि M1 आपका M2 हो सकता है, मगर मॉलिक्यूलर मास जो पहले होगा, मॉलिक्यूलर मास जो बाद में होगा, वही हमेशा सेम रहेगा। M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, वो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तभी यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर आपके पास N1 होगा तो हम लिखेंगे M1 डिवाइडेड बाय M। अगर आपके पास N2 होगा तो हम लिखेंगे M2 डिवाइडेड बाय M, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हवा का या किसी भी गैस का सेम रहेगा। हाँ, उसका मास चेंज हो सकता है। मास इस हिसाब से कि भाई कंटेनर में पहले हमने 3 किलोग्राम भरा, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर 10 किलोग्राम भरा, तो मास उसका चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास उसका सेम रहेगा। आप सिलेंडर घर का भराने जाते हैं बाहर, CNG में या LPG में, तो सिलेंडर में जो भरा हुआ गैस है CH4 का मॉलिक्यूलर मास तो CH4 सेम ही होगा, 44। आपने सिलेंडर के अंदर जो गैस भराया, चाहे आपने 20 किलोग्राम भराया चाहे आपने 40 किलोग्राम भराया, गैस के अंदर वाला जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम रहा।
यानी कि ये जो एम है ये आपकी सेम रहेगी, ये मास चेंज हो सकेंगे। इसी वजह से यहाँ पर n1 की जगह हम ये लिखेंगे, n2 की जगह हम ये लिखेंगे। तो अब हम अगर यहाँ पर ये चीज लिख रहे हैं कि भाई P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू, n1 की जगह हमने लिखा m1 डिवाइडेड बाय m, इन द सेम में n2 की जगह हमने लिखा m2 डिवाइडेड बाय m। अब आपको ये चीजें मालूम हैं कि ये जो आपके पास चीज m है ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर m आ जाएगी, ये m एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल कर देंगे। इसी वजह से ये m और ये m आप इनको इधर ही कैंसिल कर दें। तो अभी आपके पास बचा P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M2। अब आपके पास ये फार्मूला आ चुका है जिसमें आप इस डेटा के हिसाब से वैल्यूज पुट करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम जा रहे हैं इस फार्मूले को लेकर इसमें डेटा पुट करने। हम लिखेंगे कि भाई P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M2। प्रेशर जो P1 है हमारे पास वो क्या गिवन है 18, और P2 कितना गिवन है 21। तो हमने लिखा यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू मास 1 जो हमें गिवन है वो गिवन है 3 किलोग्राम। तो हमने यहाँ लिखा 3। M2 हमने मालूम करना है, इसी वजह से हमने यहाँ लिखा M। अब आप यहाँ ये चीज देखें कि 18 को जब आप डिवाइड करते हैं 21 के साथ तो आपका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है। अब हम अगर 18 को डिवाइड करेंगे 21 के साथ तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.857। तो हमने लिखा 0.8571 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय M2। आपने मास M2 का मालूम करना है, इसी वजह से ये M2 आपका आ जाएगा इस तरफ। तो हम लिखेंगे M2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8571 इज इक्वल टू 3। और आपने M2 को अगर मालूम करना है तो ये जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है जब बराबर की इस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड का। तो हम लिखेंगे M2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.8571। और जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 0.8571 के साथ तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है M2 का वो है 3.500, यानी कि 3.5 किलोग्राम। अब ये वो मास है जब हम अब जो पुट करेंगे इस टैंकी के अंदर या इस टैंक के अंदर। अब जब हमने इस टैंक के अंदर पहले गैस जो था वो आपका था हमारे पास 3 किलोग्राम, और आपने उस 3 किलोग्राम वाली हवा के ऊपर प्रेशर दिया। कितना प्रेशर दिया 21 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर देने से टैंक के अंदर कुछ जगह बच गई। अब जगह जब बच गई तो उस बच जाने वाली जगह में जितना हवा का ज्यादा मास और आ सकेगा वो मास 3.5 किलोग्राम मास और आ सकेगा उस टैंकी के अंदर, अगर आपने उसको प्रेशर दे के हवा को थोड़ा कंप्रेस किया है। इससे ज्यादा नहीं आ सकेगा क्योंकि टैंक जो है इसके बाद एक्सप्लोड हो सकती है। अब हम जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर इसके 5 की तरफ। न्यूमेरिकल 15.5 के अंदर हमें ये चीज कही गई है कि अ बलून कंटेन्स 0.05 मीटर क्यूब ऑफ एयर। एक बलून है जिसके अंदर आपकी जो एयर है वो 0.04 मीटर क्यूब है, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो इतना है उस बलून का। एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, उस टाइम उसका जो प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है P1 वो उसके ऊपर लग रहा है 120 किलो पास्कल। अब सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर, वो प्रेशर आप कैलकुलेट करो दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, जो रिक्वायर हो जो आपको चाहिए कि ताकि आप उसका वॉल्यूम कम कर सकें अप टू 0.05025 मीटर क्यूब। अब हमने अगर इसके वॉल्यूम को कम करना है 0.025 मीटर क्यूब तक तो बताएं इसके ऊपर कौन सा या कितना प्रेशर लगना चाहिए। ये जो चीज है हमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। अब यही सेम चीज हम डेटा के अंदर लिखेंगे
कि हमें जो पहले बलून का वॉल्यूम दिया गया था V1 वो था 0.04 मीटर क्यूब। उसके बाद जो उस टाइम उसके ऊपर प्रेशर लग रहा था यानी P1 वो था 120 किलो पास्कल। अब कैलकुलेट द प्रेशर, आप P2 फाइंड करो दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, जो कि चाहिए हमें कि हम उसका वॉल्यूम कम करें V2 तक करें, और V2 कितना हो उसका 0.025 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। और उस टाइम जब भी हम सब कुछ कर रहे हैं उस टाइम हम टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं ला रहे, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई मखसूस टेम्परेचर है और वो एक ही है। अब हम इसको अगर देखें तो यहाँ डेटा के अंदर हमें 120 किलो पास्कल दिया गया है, और किलो को हम इस तरह भी लिखते हैं कि 120 इंटू 10⁻³ पास्कल, यानी किलो की जगह हम 10⁻³ लिखें, या हम ऐसे लिखें 120 मल्टीप्लाइड बाय 1000 पास्कल। या अगर इन तीनों को इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें जो प्रेशर का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1,20,000 पास्कल। अब यह वो वैल्यू है जो हम अभी सॉल्यूशंस के अंदर इसका वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर फार्मूला लगना चाहिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमने जो बॉयल्स लॉ के अंदर उसकी जनरल इक्वेशन पढ़ी थी वही फार्मूला हमें यहाँ उसको लगाना है। तो अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो P2 V2 है, सॉरी P1 V1 है हमारा, वो बराबर होता है P2 V2 के। अब हमने सिर्फ ये वैल्यूज लिखने हैं। P1 वैल्यू हमारे पास कितना है 120,000, तो हमने लिखा 120,000 मल्टीप्लाई, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई दी। उसके बाद हम V1 का वैल्यू लिखेंगे, और V1 का जो वैल्यू हमारे पास है वो 0.04 मीटर क्यूब है, इज इक्वल टू जो P2 का वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 0.025 इंटू V2, यानी वॉल्यूम 2 का वैल्यू हमें गिवन नहीं है। P2 का वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हमने लिखा P2 इंटू में हमें जो वैल्यू गिवन है वॉल्यूम का V2 वो वैल्यू है हमारे पास 0.025। अब हमने सिर्फ ये करना है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनके वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है अभी 120,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 के साथ, तो हमें वैल्यू मिलता है 4800। तो हमने लिखा 4800 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय 0.025। अब ये जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर है प्रेशर का वो हमने मालूम करना है। इसी वजह से प्रेशर के साथ हर वो नंबर जो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में वो हमने बराबर की दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है जब इस साइड आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, फिर ये हमें वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगा 4800 डिवाइडेड बाय 0.025 इज इक्वल टू P2। अब अगर हम 4800 को डिवाइड करते हैं 0.025 के साथ तो हमें वैल्यू मिलता है 192,000 इज इक्वल टू P2। अब ये जो वैल्यू है हमारा प्रेशर का वैल्यू है, और प्रेशर का जो यूनिट है वो हमने यहाँ ऊपर भी डिस्कस किया, वो है हमारा पास्कल। अब अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट इसकी लास्ट में है, तो पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट 5 टाइम शिफ्ट होके यहाँ आई, तो अब हमने लिखा 1.92 इंटू 10⁻, 0.5 टाइम शिफ्ट हुई तो पावर इसका आ गया 5, और यूनिट आगे से पास्कल इज इक्वल टू P2। अब ये जो है हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि अगर पहले बलून का वॉल्यूम इतना था और उस टाइम उसके ऊपर प्रेशर इतना लग रहा था, और हम चाहते थे कि हम इसका वॉल्यूम रिड्यूस करें इस तक, तो ये इस वॉल्यूम को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने इतना प्रेशर लगाना होगा। जब इतना प्रेशर लगेगा तो आपका बलून इस वॉल्यूम में से इतने वॉल्यूम का हो जाएगा। न्यूमेरिकल 15.6 में हमें जो चीज़ डिस्क्राइब है वो है कि द मोलर मास ऑफ अ नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम पर मोल फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। अब इसकी अगर हम डेटा बनाते जाएं तो फिर उसकी जो डेटा है वो कुछ इस तरह से बनेगी। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि हमें मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास उसको हम कैपिटल एम के साथ जाहिर करते हैं, वो हमें गिवन है 28 ग्राम पर मोल फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन का गिवन मास है। इसी वजह से हम इसको शो करते हैं स्मॉल मास एम के साथ, और वो हमारे पास गिवन है 100 ग्राम। कैलकुलेट, पहला सवाल है द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि पहला हमें जो चीज़ फाइंड करनी होगी वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को हम जाहिर करते हैं एन के साथ। और जो बी नंबर क्वेश्चन है दूसरा, उसमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यानी कि दूसरा सवाल हमारे पास वॉल्यूम है। लेकिन वॉल्यूम के कब ऑक्यूपाई करना है, वॉल्यूम जी ऑक्यूपाई कब किया हुआ है, किन कंडीशंस के ऊपर? एट रूम टेम्परेचर, यानी कि उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस टाइम जहाँ पर हमने वॉल्यूम मालूम करना है उस टाइम जो प्रेशर है हमारा वो 1.01 इंटू पावर 5 पास्कल है। वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें ये सेम वैल्यू पास्कल में गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो प्रेशर है वो हमें 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल में गिवन है। अब हम जो है इनके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम पहले हल करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो अब अगर हम सॉल्यूशन की जानिब आते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि पहला हमारा काम है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को हल करें। और नंबर ऑफ मोल्स को हल करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जो हमारे पास गिवन मास है वो गिवन मास हमारा है 100, और मोलर मास है 28। तो हमने क्या किया कि 100 मोलर मास की जगह लिखा, गिवन मास की जगह, और मोलर मास की जगह हमने लिखा 28। अब अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 28 के साथ तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, हम अभी देखते हैं इसको। 100 डिवाइडेड बाय 28, ये वैल्यू मिला हमें 3.5, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हमें मिल रहे हैं वो 3.5 MOL जो है इसकी सिंबल है, तो 3.5 मोल हमें मिल रहे हैं। अब हम जो है वो जाएंगे कि हमें वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो बी हमारा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना हो रहा है। वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो यहाँ फार्मूला है वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमें प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, और उसके साथ साथ एन भी गिवन है, आर भी गिवन है, और टी भी गिवन है। प्रेशर हमें जो गिवन है वो ये वाला है, और टेम्परेचर भी हमें गिवन ये है। आर का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, एन का जो वैल्यू हमें वो गिवन है। अब हमें ये पहले चीज डिस्कस की थी कि जब भी आपके पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में होगा तो हमेशा हमने उसको कन्वर्ट केल्विन में होता है करना। तो यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब हम इसके साथ ऐड करेंगे 273 तो अब हमें वैल्यू मिल जाएगा केल्विन का, क्योंकि हमने केल्विन का फार्मूला ये पढ़ा था कन्वर्ट करने का कि सेंटीग्रेड के साथ आप 273 ऐड करें। तो 273 जब 20 के साथ ऐड हुआ तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 293 केल्विन। अब इसी वैल्यू को हम जो है यहाँ टेम्परेचर के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रेशर है वो कितना गिवन है, वो हमारा गिवन है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू में जो हमारा वॉल्यूम है हमने वो मालूम करना है, इसी वजह से हमने वॉल्यूम सेम लिखा। एन का जो वैल्यू है हमने अभी अभी फाइंड किया वो है 3.5 मोल, तो हमने लिखा 3.5। आर का जो वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, और आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। तो हमने आर की जगह आर का वैल्यू लिखा 8.314, इंट में टेम्परेचर की जगह हमने टेम्परेचर का वैल्यू लिखना है जो कि 293 केल्विन है। तो अब हमने लिखा 293। अब हमारे पास ये स्टेप है कि जो भी इस साइड है इन सबको हम मल्टीप्लाई करें, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू आता है वो क्या आता है।
तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 293, तो हमारा वैल्यू आया 8526। और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है वो है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम। अब आप यहाँ देखें कि ये जो वैल्यू हमने वॉल्यूम को मालूम करना है, तो वो वैल्यू जो यहाँ वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की दूसरी साइड आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड का। तो अब हम लिख रहे हैं वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम सेम इज इक्वल टू 8526। ये वैल्यू इस साइड आया तो हो गया डिवाइड का 1.01 इंटू 10⁵। अब इसी वैल्यू को जो एक्सपोनेंट्स में लिखा हुआ है, हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वैल्यू हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। पावर 5 है तो मतलब पॉइंट पावर 5 टाइम शिफ्ट हो 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। अब 8526 डिवाइडेड बाय 101,000। अब अगर हम 856 को जो है वो 8526 डिवाइडेड बाय 101,000 के साथ जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिला है 0.0844। अब ये जो हमें वैल्यू मिला है वॉल्यूम का, ये हमें वैल्यू मिला है मीटर क्यूब के अंदर। अब अगर हम इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसीमीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वो डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यहाँ तक भी अगर आप देखें तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट है 0.844 मीटर क्यूब। यहाँ पर अब न्यूमेरिकल 15.7 के अंदर लिखा हुआ है कि a sample of a gas contains 3.0 into 10⁻24 atoms. Calculate the volume of a gas at a temperature of 300 Kelvin and a pressure of 120 kilopascal. अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि एक सैंपल ऑफ अ गैस है जो कि एक कंटेनर के अंदर फिल्ड है, और उस कंटेनर के अंदर उसके जो एटम्स हैं वो 3 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं। अब उस टाइम उस कंटेनर को जो टेम्परेचर गिवन है वो 300 केल्विन गिवन है, और उसके ऊपर जो प्रेशर है वो 120 किलो पास्कल है। अब बताएं कि इतने एटम्स हों और इतना टेम्परेचर हो और इतना प्रेशर हो, तो फिर उसका उस कंटेनर के अंदर उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा, यानी कितनी जगह जो है वो अपनी ऑक्यूपाई करता होगा। अब हम इसकी डेटा की जानिब जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ गिवन है कि एक सैंपल ऑफ अ गैस है, तो हम कह रहे हैं कि भाई सैंपल ऑफ गैस है जिसका कितने एटम्स है हमारे पास 3.0। अब 0.0 का कोई मतलब नहीं है, जवाब नहीं बनता, इसी वजह से हम 3 इंटू 10⁻24 एटम्स लिखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, आप जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करें, यानी हमने लिखा कि भाई वॉल्यूम जो है हमने मालूम करना है एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, और वहां पर जो टेम्परेचर है आपको गिवन है वो 300 केल्विन गिवन है, एंड अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, और जो प्रेशर हमारा है वो 120 किलो पास्कल गिवन है। अब हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 120 किलो, किलो का मतलब होता है हजार, तो हमने लिखा 120 इंटू 1000 पास्कल, या आप अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 120,000 पास्कल। ये आपका असल प्रेशर है इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ। अब हम अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ आए तो आप यहाँ पर देखें, आपके पास पी वी गिवन है, आपको वी मालूम करना है, आर गिवन कांस्टेंट होता है, और टी, यानी पी वी इज इक्वल एन आर टी एक ऐसा फार्मूला है जो यहाँ लग सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन की जानिब। हमने लिखा कि जी भाई सॉल्यूशन, और फार्मूला हमारे पास जो इस पर लगेगा वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन हमें यहाँ एन मालूम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गए तो फिर तो जाहिर सी बात है हमारे पास हर चीज गिवन है, वॉल्यूम मालूम करना आसान हो जाएगा। तो स्टेप 1 हमारा ये है कि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। पहले स्टेप
1 फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक हो गया। तो n के बारे में या नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हमने मुख्तलिफ फार्मूले पढ़े। एक हमने पढ़ा है n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ मास भी नहीं गिवन, यहाँ नहीं मोलर मास गिवन है, तो हमारे काम का नहीं है। n का दूसरा हमने फार्मूला पढ़ा है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवागेड्रोस, यानी एवागेड्रो नंबर। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, एवागेड्रो का नंबर कांस्टेंट है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल सकते हैं या मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स n डिवाइडेड बाय Na। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और फिजिक्स के अंदर भी बार बार ये फार्मूला यूज होता है। अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, और वो कितने हैं? 3 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो हमने यहाँ लिखा 3 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवागेद्रोस नंबर। अब एवागेद्रो नंबर जो है वो कांस्टेंट है, और ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वो है 6.02 इंटू 10⁻23। अब अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड और कैलकुलेट करें तो इजी तरीका जो यहाँ पर सॉल्यूशन का होता है वो कुछ ये होता है कि आप ये जो वैल्यूज हैं जो पावर के अलावा वाला है आप उनको अलग से हल करें और पावर वालों को आप अलग से हल करें। तो हम इस तरह से हल करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻23। तो अब हम इनको अलग से हल करेंगे और इनको अलग से डिवाइड करेंगे, इस तरह हमारे पास वो चीज आसान हो जाएगी। तो अब हम करते हैं 3 को डिवाइड 6.02 के साथ, तो हमें वैल्यू मिलता है 0.498। तो हमने लिखा भाई 0.498 इंटू ये जो आपके पास 10⁻24 है, जब बेसिस सेम होते हैं डिवाइड में तो पावर्स माइनस होते हैं। 23 जब आपका ऊपर जाएगा तो ये पावर हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -23। या फिर आप ऐसे कहें ये हो जाएगा 0.498 इंटू 10⁻24 माइनस 23 1। अब आपने इस 1 को, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको पॉइंट को इधर शिफ्ट करें। तो हम करेंगे कि भाई पॉइंट जब इधर चली आई तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगा 0 पॉइंट फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4.98, और ये वैल्यू हमें किसका है? नंबर ऑफ मोल्स का है। तो 0.498 हमें जो है वो मिले हैं, मोल्स मिले हैं। अब हमने ये जो 0.498 मिला है, ये सेम हम वैल्यू पुट करेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के अंदर। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है पीवी इज इक्वल टू, या हमारे पास अब हम कहें स्टेप 2। स्टेप 2 में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम हमारा क्या है, और यहाँ हमने फार्मूला लिखा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हमने बस ये करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो जस्ट पुट करने हैं। तो प्रेशर का जो वैल्यू हमें गिवन है वो 120,000 है, तो हमने यहाँ प्रेशर की जगह लिखा 120,000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की जगह हमने लिखा V, और n की जगह हमने जो n का वैल्यू है वो लिखा 4.98, और R की जगह हम वैल्यू लिखेंगे जो हमें गिवन होता है 8.314 जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। हमने R का वैल्यू लिखा अभी 8.314। इन द सेम वे आपके पास जो टेम्परेचर का वैल्यू है, वो टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो सेम है 300 केल्विन, तो हमने यहाँ पर लिखा 300। अब हमारे पास क्या है कि हमने इन सब वैल्यूज को सिर्फ अब करना है मल्टीप्लाई। तो अब अगर हम इन सारे वैल्यूज को करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो हमें वैल्यू मिलता है 12421.1, 12421.116। एंड द सेम में यहाँ पर भी है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की उस साइड आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा डिवाइड का, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का है। तो अब हमने इसको यहाँ पर जब लिखा तो ये डिवाइड का हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू है 120,000। अब फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हम इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12421.116
डिवाइडेड बाय 120,000। ठीक हो गया। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं अगर 120,000 के साथ, तो हमें वैल्यू मिलता है वॉल्यूम का 0.1035 डैश डैश। तो ये वैल्यू हमें मिला मीटर क्यूब में, और यही हमारा जो है यहाँ इस प्रॉब्लम का आंसर है। अभी हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल 15.8 को डिस्कस करने, जिसमें ये कहा गया है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या जहाँ लिखा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या लिखा होता है आरएमएस स्पीड, या लिखा होता है आरएमएस वेलोसिटी। जो भी लिखा हो बात सेम ही है। बहरहाल हम इसके साथ साथ अभी डेटा भी बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा डेटा, और कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी हमने लिखा कि भाई ये वेलोसिटी है, लेकिन है रूट यानी आर, मीन एम, स्क्वायर मीन्स एस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, इसी वजह से हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की मालूम करनी है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टाइम पर जो टेम्परेचर है हमारा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने जो टेम्परेचर यहाँ पर लिखा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, और टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है हमने वो कन्वर्ट करना होता है 273 के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 प्लस 273। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 273 केल्विन। अब हमारे पास है आगे प्रेशर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और प्रेशर हमें जो गिवन है वो 1.0 लिखें या 1 एटमॉस्फेयर लिखें, बात सेम है। अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, फर्स्ट करें हाइड्रोजन एक किस्म का आइडियल गैस है। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज, तो उस टाइम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की या हाइड्रोजन एटम की जो डेंसिटी है वो है 8.99 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर जब चीज़ों को आप कन्वर्ट करते हैं या चीज़ों को जब आप हल करते हैं, तो उस टाइम ये ज़रूरी होता है कि आप तो देखें कि आपके पास वो चीज़ें एसआई यूनिट की हैं या नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अगर केल्विन का यूनिट एसआई है, तो प्रेशर भी आप एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी एटमॉस्फेयर से आप 1 इंटू 1.01 में कन्वर्ट करेंगे, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ, तो आपका आंसर आएगा 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 5 होता तो आ जाता 5.05, 6 हो जा तो इस हिसाब से आपका ये वैल्यू वैसा आता। यहाँ पर 1 था तो इसी वजह से वैल्यू आपका सेम 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। ये तो हुई कन्वर्जन यहाँ के हिसाब से। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि फार्मूला क्या लगना चाहिए वी आर एम एस के लिए, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। हमने अब पिछले जो प्रेशर गैस इक्वेशन है, या फिर हमने जो रिलेशन पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और उसके साथ साथ टेम्परेचर के दरमियान, उनकी जब डेरिवेशन ड्राइव की थी तो हमने ये चीज़ें वहाँ बताई थी, और साथ साथ में हमने एमसीक्यूज में भी इन चीज़ों को रिपीट किया था, ताकि ये चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड होती जाएं। तो सॉल्यूशन में हम अगर आते हैं तो वीआरएमएस के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक वीआरएमएस का फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर वाले रिलेशन से निकलता है। एक वीआरएमएस का वो फार्मूला जो प्रेशर वाली इक्वेशन से निकलता है। यहाँ पर वीआरएमएस का फार्मूला वो लगेगा जो प्रेशर वाली इक्वेशन से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर गिवन है। अगर हमें यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी दी होती, तो फिर हम जो है या मास दिया होता, तो फिर हम जो है वो रिलेशन लगाते जो हम पिछले पढ़ के आए। हम यहाँ पर वो दोनों फार्मूलाज डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। आप देखें हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि काइनेटिक एनर्जी या 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 kT है, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT हमने पढ़ा है। ठीक है। अब ये जो v स्क्वायर है, इसी को एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, इसी को VRMS भी कहते हैं, इसी को मीन वेलोसिटी भी कहते हैं, बात सेम है। तो हमने अभी इसी को लिखा 1/2 m v r² या VRMS², क्योंकि इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे, इज इक्वल टू 3/2 kT। अब यहाँ पर आप देखें ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में जब इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का,
और ये और 2 आपस में एक दूसरे को वैसे भी उन्होंने कैंसिल कर देना है, इसी वजह से हम यहाँ इस 2 को और इस 2 को आपस में कर देंगे कैंसिल। तो बाकी हमारे पास बचेगा m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3KT। अब यहाँ पर आप देखें ये m मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड का। और इन द सेम वे अगर ये आपके पास ये डिवाइड का हो गया तो यहाँ से मिट गया। ये वी आर एम एस स्क्वायर है, स्क्वायर अगर बराबर की दूसरी साइड जाता है तो ये हो जाता है अंडर रेडिकल का। तो वी आर एम एस के लिए एक फार्मूला तो आपके पास ये है, v इज इक्वल टू वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3KT अपॉन m। लेकिन यहाँ पर वी आर एम एस का वो फार्मूला लगेगा जो प्रेशर वाली इक्वेशन से निकला हुआ होगा। और प्रेशर वाले इक्वेशन से जो फार्मूला निकलेगा वो कैसे निकलेगा? हमने प्रेशर इक्वेशन पढ़ी थी, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। अब ये जो रो वी बार स्क्वायर है, इसी वी बार स्क्वायर को हम ऐसे भी लिखते हैं वेलोसिटी एवरेज स्क्वायर, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं वी आर एम एस स्क्वायर, सेम बात है। लेकिन यहाँ पर हम इसको ड्राइव करेंगे, प्रेशर इज इक्वल 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। आपको यहाँ वैल्यू चाहिए वी आर एम एस का, इसी वजह से ये जो 3 है ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएगा 3P इज इक्वल टू रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। अब ये जो रो है यहाँ मल्टीप्लाई में जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड का, तो 3P डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ पर, जब स्क्वायर बराबर की दूसरी साइड जाता है तो वो हो जाता है अंडर रेडिकल का। इस हिसाब से आपके पास वी आर एम एस का जो फार्मूला मिला है वो मिला है अंडर रेडिकल 3P अपॉन रो। तो आप यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ वी आर एम एस का जो वैल्यू है प्रेशर के अंदर वो है 3P डिवाइडेड बाय रो। अब बस हमने वैल्यूज को पुट करना है और आंसर को लेना है। लेकिन वैल्यूज पुट करने में यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप एक तरीके से वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू और आता है, दूसरे तरीके से वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू कुछ और आता है। आंसर में 10 नंबर्स का या इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीमेंट आता है। अगर आपको कंप्लीटली वैसा का वैसा वैल्यू चाहिए तो ये वही तरीका फॉलो करें जो अभी हम करते जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि भाई वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3P अपॉन रो, 3 की जगह हमने 3 लिखा और प्रेशर की जगह हम लिखेंगे प्रेशर का वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ है 1.01 इंटू 10 रेज़ पावर 5। इन द सेम वे डिवाइडेड बाय जो डेंसिटी का वैल्यू हमें गिवन है वो है 8.99 इंटू 10 रेज़ पावर -2। तो हमने लिखा भाई 8.99 इंटू 10 रेज़ पावर -2। अब जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम्स में बताया, अगर आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल्स में कुछ चीजें आ जाएं जिनमें पावर्स हों तो आप पावर्स को अलग हल करें और पावर के बगैर वाले जो वैल्यूज हैं उनको अलग हल करें। इससे यह होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को आपस में पहले हल करते हैं। मिसाल के तौर पर या पहले उनको उस तरीके से बनाते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 डिवाइडेड बाय 8.99। बाकी ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को हम इस तरह लिखते हैं 10 रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ पावर -2। तो अब हम इनको अगर हल करें तो 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 के साथ तो आपका ये वैल्यू मिलेगा 3.03 डिवाइडेड बाय 8.99 मल्टीप्लाइड बाय, जब आपके बेसिस सेम हो और वो बेसिस आपके डिवाइड में हो तो पावर्स आपके फिर होंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह 10 रेज़ पावर 5 माइनस, और इसको अपनी भी माइनस है तो हम लिखेंगे -2। अब आप यहाँ देखें माइनस तो एक हमने वो दी जब आपका पावर ऊपर जाता है तो वो आपका माइनस होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब माइनस वाला पावर ऊपर जाता है तो वो हो जाता है प्लस का। ऐसे से ठीक है। तो अब आपके पास कुछ ये है, आप इन दोनों को अब हल करें सेपरेट। 3.03 डिवाइडेड बाय 8.99 तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.337 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 7। ठीक हो गया। अब अगर आप 3 को 0.337 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ पावर 7 के साथ तो क्या आएगा 0.337 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 7।
इंटू 10⁻⁷, तो आपके पास वैल्यू आएगा कुछ ये 337, यानी कि कुछ जीरोज और आएंगे 4, तो ये 00 और 00। जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमने लेना है इनका अंडर रेडिकल। तो अंडर रेडिकल जब हम लेंगे 337 4 टाइम्स 0, तो आपके पास वैल्यू आएगा इसका 1835.75। तो पॉइंट में हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क आए, लेकिन ओवरऑल जो आपका वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। तो आपका VRMS का जो वैल्यू है वो 183.575 मीटर पर सेकेंड आता है, और ये जो है इसी का आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 15.9 में हमें यह सवाल कहा गया है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका मतलब है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो, चाहे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, फिर चाहे RMS वेलोसिटी हो, या फिर चाहे RMS वेलोसिटी हो, बात सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पहले अभी डेटा लिखना है, और डेटा के अंदर वो चीज़ लिखनी है जो हमसे ये चीज़ पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रूट मीन। रूट का मतलब R, मीन का मतलब M, स्क्वायर का मतलब S। तो रूट मीन स्पीड, स्पीड का मतलब V। इसका मतलब हमने RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करनी है, यानी VRMS को कैलकुलेट करना है। वो किसकी कैलकुलेट करनी है? ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हमने लिखा कि भाई हमने वो चीज़ VRMS मालूम करनी है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन के एटम की भी यहाँ कह सकता था। अगर हाइड्रोजन के एटम की कहता तो बात कुछ और हल होता, या फिर हम कहें कि उसका आंसर कुछ और आता। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर कहेगा तो उसका जो आंसर आएगा फिर वो कुछ और आएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, यानी कि वहां पर H2 होगा। अब कह रहा है कि उसकी VRMS हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फाइंड करें जब आपके पास जो टेम्परेचर हो वो 500 केल्विन हो, एट 500 केल्विन। अब हमें बता रहा है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, ये हमें क्यों बता रहा है वो हम बाद में समझते हैं, लेकिन अभी जो बता रहा है वो हम लिखते जाते हैं। हमें जो बता रहा है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हमारा बराबर है प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, एंड K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K, वो बराबर है हमारा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जोल पर मॉलिक्यूल इंटू केल्विन। ठीक हो गया, इंटू केल्विन। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि हमने अगर VRMS मालूम करनी है, तो VRMS के फार्मूला ये है कि काइनेटिक एनर्जी या V इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3kT/m। उसके अंदर हमें मास चाहिए होगा। यहाँ पर हमें जो मास चाहिए होगा वो चाहिए होगा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास कहाँ से आएगा, वो मॉलिक्यूल का मास कैसे बनाएंगे हम और कहाँ से आएगा वो आप यहाँ समझें। फर्ज करें आपके पास ये एक हाइड्रोजन का एटम है, मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको मालूम है, वो 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है। और आपके पास यहाँ पर जो इसका प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस के अंदर वो 1 है, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। अब हम कह सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, या इसका एटॉमिक मास है वो 1 है। इसका मास 1 है, वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। यानी एक प्रोटॉन तो एक उसका मास। अगर आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हों तो इस दूसरे एटम में भी एक प्रोटॉन है और उसके अंदर न्यूट्रॉन 0 है, इसका भी एटॉमिक मास 1 है। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास उतना मास होता है जितना एक प्रोटॉन का मास है, क्योंकि ये सारा का सारा हाइड्रोजन का एटम एक ही प्रोटॉन का बना हुआ है। तो जितना प्रोटॉन का मास उतना हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास, या हाइड्रोजन जिसमें रह रहा है उसका मास। और अगर दो हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, दो हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन है, तो दो हाइड्रोजन का उतना मास होगा जितना मास दो प्रोटॉन का होगा। इन द सेम वे जो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन्स का बना हुआ है, और दो हाइड्रोजन्स मतलब दो प्रोटॉन्स का बना हुआ है। तो इसी वजह से अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास लेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोटॉन के मास के साथ 2 मरतबा।
तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन मास ऑफ, या एम लिखें हम, या फिर हम ऐसे कहें कि मास ऑफ हाइड्रोजन H2 इज इक्वल टू, वो बराबर होगा 2 प्रोटॉन के। एक हाइड्रोजन था, एक प्रोटॉन, और H2 जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया प्रोटॉन के मास के साथ, जो कि एक हाइड्रोजन के बराबर है, और वो हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1.67 के साथ, तो हमें वैल्यू क्या आता है। हमने अब जो है वो मल्टीप्लाई करना है 1.67 के साथ, तो हमें जो वैल्यू आता है वो आ रहा है 3.34। तो हमने यहाँ पर लिखा 3.34 इंटू 10⁻⁻27, और इसका यूनिट है किलोग्राम, तो हमने दिया किलोग्राम। अब ये वो मास है जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास है, या फिर आप ऐसे कहें कि ये वो मास है जो 2 प्रोटॉन्स का मास है, और 2 प्रोटॉन्स का मास हाइड्रोजन 2 एटम्स के बराबर है। अब आपने यहाँ पर जो है वो मास मालूम कर लिया कि के का वैल्यू आपके पास है, टी आपके पास ये है, वी आर एम एस आपको फाइंड करनी है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की जानिब, और सॉल्यूशन में जब भी आप वी आर एम एस का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो हम एक रिलेशन से निकालते हैं। उस रिलेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर की रिलेशन में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी बराबर होती है 3/2 के, और काइनेटिक एनर्जी जो खुद है वो हमारी बराबर होती है 1/2 mv² के, इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ये सेम 1/2 इज इक्वल टू 3/2 kT। यहाँ पर एक और चीज आप देखें, मैथमेटिकली है। अगर ये जो 2 आपका यहाँ डिवाइड में है, जब बराबर की इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 इस 2 के साथ वैसे भी कैंसिल हो जाना है। इसी वजह से ये स्टेप हम करने के बजाय हम यहाँ ही इन दो 2 को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देने हैं, क्योंकि इसने वहां जाके वैसे ही कैंसिल हो जाना है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचा, वो बचा है mv² इज इक्वल टू 3 kT। ठीक है। अब आपने अगर वैल्यू लेना है वेलोसिटी का, आपने अगर वैल्यू लेना है VRMS का, तो वेलोसिटी के साथ जो ये m मल्टीप्लाई में है, ये बराबर की दूसरी साइड आप भेजे। तो जब ये बराबर की दूसरी साइड चला जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड का। तो हमने लिखा कि v² इज इक्वल टू 3 kT। ये जो आपके पास यहाँ m मल्टीप्लाई का था, जब बराबर की दूसरी साइड आया तो ये हो गया अब डिवाइड का। अब ये जो v² आपके पास है, इसी v² को अगर हम कहें कि जब भी स्क्वायर बराबर की दूसरी साइड जाता है तो वो अंडर रेडिकल का हो जाता है, फिर इधर से वो मिट जाता है। तो अब आपके पास जो वेलोसिटी का वैल्यू मिला है वो मिला है अंडर रेडिकल 3 kT/m। और इसी वेलोसिटी को आप वेलोसिटी एवरेज भी कहेंगे, वेलोसिटी मीन भी कहेंगे, VRMS भी कहेंगे। डिपेंड करता है कि आपने फाइंड क्या चीज करनी है। अगर आपने VRMS फाइंड करनी है तो फिर आप इसको VRMS दे देंगे। अगर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फिर आप इसको VAVG देंगे। अगर आपने इसको V मीन फाइंड करना है तो फिर आप इसको बार दे देंगे या एवरेज देंगे, कोई इशू नहीं है। अब आपने फाइंड करना है VRMS, तो इसी वजह से आपने इस फार्मूले के साथ दिया VRMS इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 kT/m। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वो सिर्फ इसके अंदर पुट करने हैं फार्मूले के अंदर। अब हमारे पास जो VRMS का फार्मूला है वो कुछ ये है कि VRMS इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3। के का जो वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, वो हमें यहाँ गिवन था। अगर गिवन ना भी होता और वहां पर शामिल आता तो हमने याद होता और वहां खुद लिख जाते। तो अब हम जो है वो के का वैल्यू लिखते हैं, और के का वैल्यू हमें गिवन है वो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और उसके बाद इंट में हमारे पास है टेम्परेचर। तो हमने वैल्यू लिखा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का वैल्यू हमारे पास 500, तो हमने यहाँ पर लिखा 500। हमने इस वैल्यू सारे के साथ डिवाइड करना है मास के वैल्यू को,
और मास हमने वो लिखना है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है। अगर हमें यहाँ कहा होता हाइड्रोजन एटम का, तो फिर हम हाइड्रोजन के एक एटम का मास लिखते, यानी एक प्रोटॉन का मास लिखते। यहाँ हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कह रहा है, इसी वजह से हम दो प्रोटॉन्स का मास यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे, जो कि ये है। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 पॉइंट मास ये वाला 3.34 इंटू 10⁻⁻27। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे कि मैंने पहले प्रॉब्लम्स में भी ये चीज डिस्कस की हुई है कि जब भी आपके पास ये जो एक्सपोनेंट्स वाली चीजें हैं आए, तो आप इनको सेपरेट से हल करें। आप इनको इनको इन जैसों के साथ हल करें। इनके साथ अगर आप हल करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और आप खुद कैलकुलेटर ये सब चीजें समझ नहीं आएंगी कि वैल्यू किस तरह हो रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेहतर ये है, और ये भी दूसरी मैं आपको चीज कहूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वैल्यू वैसा का वैसा आए और आंसर वैसा का वैसा है जैसे बुक में, तो ये तरीका आपके लिए बेहतर है। अगर आप दूसरे तरीके से भी करेंगे तो वैल्यू आएगा, लेकिन 10 वैल्यूज का या 10 नंबर्स का फर्क आ सकता है, या कम या नीचे। तो वी आर एम एस आपके पास है कुछ यूं कि वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई 1.38 के साथ, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ, फिर इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में हम 10⁻⁻23, डिवाइड में हम करेंगे उसके साथ 3.34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27। अब यहाँ पर आप देखें, ये जैसे वैल्यूज थे हमने वैसे ही लिखे। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में चाहे चीज बाद में हो चाहे चीज बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो भी जवाब 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो भी जवाब 6 आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में तरतीब का कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई अगर ये बीच में था तो ये यहाँ चला गया तो वैल्यू का कोई फर्क पड़ जाएगा। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है। एंड द सेम वे ये जो हमने चीज लिखी है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन दोनों के बीच में एक ही मल्टीप्लाई दे दें और उनको सेपरेट आप इस तरह लिख दें। तो इससे भी आपको जवाब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैथ के अंदर ये सेम चीज को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है। अगर आप इसको हल करेंगे और जैसे पहले था उसको लिखेंगे तो दोनों का जवाब वैसे सेम ही आना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इन तीन को हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू लेना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3.18 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो हमारे पास इस चीज का जो आंसर आता है वी आर एम एस इज इक्वल टू 2070 यानी 2070 डिवाइडेड बाय 3.34 मल्टीप्लाइड बाय हमने यहाँ पर लिखा। अब ये जो आपके पास बेसिस सेम है और पावर्स जब बेसिस सेम हो डिवाइड में, तो आपके जो पावर हैं वो माइनस होते हैं, और अगर पावर आपका माइनस का हो तो ऊपर जाएगा तो वो फिर प्लस का हो जाएगा। अब ये जो आपके पास बेसिस सेम है और ये डिवाइड में है, तो पावर्स आपके जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो ये तो वैसे माइनस का खुद है, तो फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। आपके पास ये 10 बेसिस सेम है तो दोनों का एक ही 10 लिखेंगे। पहले का पावर -23, नीचे वाले का पावर जब ऊपर जाता है तो हम उसको माइनस करते हैं। माइनस हमने किया लेकिन इसका खुद पावर माइनस में है तो -27। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -23 प्लस 27। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि -23 प्लस 27। अब अगर आप इनको अगर हल करें आगे, तो 2070 को आप डिवाइड करें 3.34 के साथ, तो आपको वैल्यू मिलता है 619.76, और अंडर रेडिकल इनके साथ अभी भी है। इंट में 10 रेस पावर आपके पास ये है, जब 27 में से आपके माइनस हो गए 23, तो आपके पास जो पावर बचता है वो बचता है 4। तो हमने यहाँ पर लिखा 4। अब हमने इसी वैल्यू को अगर पॉइंट शिफ्ट करनी है तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 619.76, यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब पॉइंट 4 मतलब आगे शिफ्ट होगी 1 2 3 4। अब पॉइंट यहाँ आई। अब ये जो खाली स्पेसेस हैं यहाँ आपके आएंगे 0, तो हमने यहाँ पर दे दिए 0। अब अगर हम इसी सारे वैल्यू को जो हमने यहाँ लिखा है वो हम ऊपर लिखते हैं, तो हमें वो कुछ इस तरह से मिलेगा
कि VRMS इज इक्वल टू 6197600। और अब अगर हम इसका अंडर रेडिकल लिखते हैं 6197600, तो हमें वैल्यू मिलता है 2489.49। तो हमने यहाँ पर लिखा VRMS इज इक्वल टू 2489.49 मीटर पर सेकेंड। VRMS का है तो वेलोसिटी, फिर चाहे RMS हो, फिर चाहे एवरेज हो, फिर चाहे मीन हो, वेलोसिटी है या स्पीड है, इसी वजह से इसका यूनिट वही होगा जो उनका होता है, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है हमारा इसका आंसर है। अब यहाँ इसकी समरी ये है कि एक ऐसा गैस जो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो और उसको आप अगर 500 केल्विन का टेम्परेचर देते हैं, तो उस टाइम हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल के एटम्स हैं, जिस रूट मीन स्क्वायर स्पीड के साथ वहां घूम रहे होंगे, वो स्पीड आपकी इतनी है 2489.4 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल 15.10 के अंदर हमें ये चीज कही गई है कि डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आपको जो वैल्यू मालूम करना है वो काइनेटिक एनर्जी का मालूम करना है। इसी वजह से आप जैसे डेटा लिखेंगे तो आप इसी काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखेंगे कि भाई हमने ये चीज मालूम करनी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमने डिटरमाइन करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी चूंकि हमने यहाँ पर लिखा है एवरेज, इसी वजह से हम यहाँ इसको देंगे AVG। उसके बाद आप द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस, वो जो पार्टिकल्स हैं जिनकी आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, वो पार्टिकल्स एक आइडियल गैस के हैं। और काइनेटिक एनर्जी कौन से टेम्परेचर पर मालूम करनी है? एक तो आपने मालूम करनी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी पहला टेम्परेचर जो होगा वो उसका होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा जो उसका टेम्परेचर होगा वो होगा, और काइनेटिक एनर्जी दूसरे किस टेम्परेचर पर हमने मालूम करनी है? वो मालूम करनी है हमने उसकी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब जो हमारे पास बी क्वेश्चन है, पहला ये था ए पार्ट में हमसे उसने दो क्वेश्चन पूछे। बी पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो हमने लिखा कि भाई हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर मोल कौन से टेम्परेचर्स पर? एट दीज टेम्परेचर्स। और वो दीज टेम्परेचर्स कौन से? यानी कि इन दोनों टेम्परेचर्स पर। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट बोथ टेम्परेचर्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर आपके पास जो पार्ट ए में क्वेश्चन हैं वो दो हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हमने बी क्वेश्चन को या बी पार्ट को हल करना है। अब देखें हम सॉल्यूशन इसका किस तरह से करते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन जो है वो दो हिस्सों में करेंगे, क्योंकि हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है 10 डिग्री पर भी और 40 डिग्री पर भी। इसी वजह से हम इसके दो हिस्से करेंगे कि भाई पहले हिस्से में हम मालूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है एट टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। और दूसरे पर हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, दूसरे हिस्से में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्या है एट टी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ टेम्परेचर दिया गया है वो सेंटीग्रेड में है, मगर मैंने पहले भी आपको ये चीज़ डिस्क्राइब की है कि आपको जो भी टेम्परेचर है वो आपने सेंटीग्रेड हो या फ़ारेनहाइट हो, आपने कन्वर्ट केल्विन में करना होता है। इसी वजह से आप इस टेम्परेचर को, या जो आपको डिग्री सेंटीग्रेड मिला हो, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट डेटा के अंदर ही कर दें। 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा जो आपके पास रूल है वो होता है कि आप उसके साथ 273 ऐड करें। तो 273 जब ऐड हुआ 10 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू मिला वो मिला है 283। एंड द सेम वे आपके पास जब 40 में ऐड होता है 273, तो आपके पास वैल्यू क्या आता है 40 प्लस 273, फिर आपके पास वैल्यू आता है 313। ये वैल्यूज आपके केल्विन के हैं, तो इसी वजह से आपने यहाँ लिखा केल्विन। तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, दरअसल ये हमारा टेम्परेचर 283 केल्विन है। और ये जो आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, दरअसल आपका ये टेम्परेचर 313 केल्विन था। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर फार्मूला क्या लगना चाहिए।
यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला लगाना है वो फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने उसकी इक्वेशन भी ड्राइव की थी लेक्चर के अंदर, जिसका नाम था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। उसके अंदर हमने ये रिलेशन पढ़ी थी जो अब मैं लिख रहा हूँ, कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो बराबर होता है 3/2 के टी के। इन द सेम वे ये सेम फार्मूला आपका इधर भी लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू या इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके जाना है कि काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 की जगह आपने 3/2 लिखा, के की जगह ये जो के वैल्यू है ये दरअसल हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और के का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो इसी के की जगह हमने इसका वैल्यू लिखा 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इंट में जो हमारे पास टेम्परेचर है इसका हमने वैल्यू लिखा 283। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि ये जो आपकी वैल्यूज हैं पावर वाले, आप इनको लास्ट में ले जाएं, बाकी ये जो सिंपल वैल्यूज हैं आप उनको एक साथ रखें। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 283 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23। अब आप सिर्फ इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएं। ये जो आपके पास 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब अगर हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखें हमें जो वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 283। तो हमें वैल्यू मिलता है 585.81। तो हमने लिखा कि हमें वैल्यू मिला है 585.81 एंड 10⁻⁻23। अगर आप इनको राउंड ऑफ करें तो आपको ये जो 8 है ये आपका ग्रेटर है 5 से, तो ये इसमें 1 ऐड कर देगा और खुद जो है वो कुर्बानी दे देगा और खुद खत्म हो जाएगा। तो राउंड ऑफ का ये रूल है कि ये आपका 1 दे देगा और खुद खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। 5 + 1 = 6। तो 586 इंटू 10⁻⁻23 है। अब -23 है, अगर आप के पास यहाँ पॉइंट नहीं है कोई भी डेसिमल पॉइंट, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि पॉइंट लास्ट पे है। और ये पॉइंट लास्ट वाली जब 2 मरतबा आगे आएगी 1, तो ये हो जाएगा -22। एक मरतबा आ गया ही तो -22, 2 मरतबा आ गया ही तो ये पावर हो गया अब -21। तो अब हम लिखेंगे कि भाई 5.86 इंटू 10⁻⁻21 जोल। अब ये जो आपके पास है वो काइनेटिक एनर्जी है, कौन से टेम्परेचर पर, जब आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो इन द सेम वे यही हमने हल करना होगा कि आपके पास यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने लिखी सेम, इज इक्वल टू 3/2 की जगह हमने 3/2 लिखा। इंटू में के की जगह जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू है हमने वो लिखा 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इंटू में टेम्परेचर की जगह हमने टेम्परेचर का वैल्यू लिखा जो कि 313 केल्विन है। अब हम कहेंगे कि जो 3/2 है ये हमारा बराबर होता है 1.5 के, और ये जो पावर है आप इसको हम लिखेंगे लास्ट में। तो बाकी हमारे पास बचेगा 1.38 इंटू 313 इंटू 10⁻⁻23। अब हम इन सारे वैल्यूज को करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमें मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू मिलता है देखें, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 313। तो हमें वैल्यू मिलता है 647.91 इंटू 10⁻⁻23। सेम यहाँ पर भी अगर आप राउंड ऑफ का प्रिंसिपल लगाएं, राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू 5 से ग्रेटर है और उस वैल्यू के सामने कोई ऑड नंबर है तो वो खुद कैंसिल हो जाए और सामने वाले को एक नंबर दे दे एडिशन में। तो हम करेंगे कि भाई ये 9 ग्रेटर है 5 से, तो ये आपका सामने वाले को 1 प्लस करेगा और खुद गायब हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 648। अब ये सारा खत्म हो गया, बाकी जो बचा आपके पास इंटू 10⁻⁻23। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट वैसे आपको जाहिर नहीं है,
मगर अगर पॉइंट जाहिर ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट है या डेसिमल है वो लास्ट में है, और लास्ट वाली पॉइंट जब एक मर्तबा आगे आएगी तो ये पावर एक मर्तबा रिड्यूस हो गया, ये हो जाएगा -22, और जब ये दो मर्तबा आगे आएगा तो ये हो जाएगा -21। तो अकॉर्डिंग टू बुक हम ये वैल्यू लिखेंगे अभी 6.48 इंटू 10⁻⁻21। अब ये एनर्जी का यूनिट है जोल, तो हमने लिखा जोल। अब ये हमारे पास आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का 6.48 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब हम जो है इनके मालूम करेंगे कि जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या है, तो हम यहाँ मालूम करेंगे बी क्वेश्चन में, यानी कि हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी पर मोल किस टेम्परेचर पर, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 8T इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप लिखें, या T इज इक्वल टू 283 केल्विन लिखें आप। और इधर भी हमने बी वाला सेम क्वेश्चन मालूम करना है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमारी क्या होगी, कौन से टेम्परेचर पर, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 8T इज इक्वल टू 313 के, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा 313 केल्विन के बराबर है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करने के लिए यह उसूल है कि आपके पास जो भी जोल में वैल्यू दिया गया है आप उसके साथ एवागेद्रो नंबर मल्टीप्लाई करें। एवागेद्रो नंबर मल्टीप्लाई करने से आपको जो एनर्जी का लास्ट में वैल्यू मिलेगा वो एनर्जी का वैल्यू जोल पर मोल मिलेगा, यानी एनर्जी पर मोल मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास है अगर मालूम करनी है पर मोल, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी को मालूम करे के लिए काइनेटिक एनर्जी का आपके पास जो वैल्यू दिया गया है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एवागेद्रो का नंबर, यानी Na। और एवागेद्रो का नंबर आपको ज़रूर याद होगा कि जो एवागेद्रो है वो बराबर है हमारा 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन यहाँ पर ये 23 प्लस के, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में पावर जो 23 है वो माइनस का है। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज लिखने, काइनेटिक एनर्जी हमने अभी क्या फाइंड की, हमने अभी फाइंड की 5.86 इंटू 10⁻⁻21। इंट में एवागेद्रो का अब हम नंबर लिखेंगे यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कहा है कि जो पावर हैं आप उनको सेपरेट सेल करें, इसी वजह से हम 5.86 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम उसके साथ करेंगे ये वैल्यू 6.02, फिर हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे उनके साथ 10⁻⁻21 इंटू 10⁻23। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 5.86 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 जब हमने किया तो हमें वैल्यू मिला है 35.277 इंटू 10 रेस पावर। अब यहाँ पर आपके जब बेसिस सेम हो और वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा ये -21 का आपने इसके साथ प्लस किया 23, तो अब आपको वैल्यू क्या बचेगा, 10 रेस पावर 23 में से जब 21 चले गए तो आपके पास पावर बचा 2। तो हमने लिखा कि भाई हमें बचा 35.277 इंटू 10 रेस पावर 2। अब ये आपके पास है ई, यानी एनर्जी यानी जोल का यूनिट। अब आप यहाँ देखें कि जब आपने ये जो पावर है आपके पास 2, ये आप अगर करना चाहें ख़त्म तो हम ये जो पॉइंट है ये दो मरतबा आगे बढ़ाएंगे, एक मरतबा ये दूसरी मरतबा। तो अब आपके पास जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो ये हो जाएगा 35.277 जोल। ये आपका एनर्जी का जो यूनिट है वो है जोल पर मोल, यानी हर मोल पर जो आपकी एनर्जी वहां पर इस्तेमाल हो रही है वो इतनी एनर्जी है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के इस हिस्से पर जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल तो मालूम करनी है, लेकिन वो हमने मालूम करनी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सेम टू सेम है, जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही हम वहां भी करेंगे। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि हमने अगर एनर्जी पर मोल मालूम करनी है या काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करनी है तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है उसी काइनेटिक एनर्जी को आप मल्टीप्लाई करें एवागेद्रो नंबर के साथ।
काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपको जो वैल्यू गिवन है वो है 6.48, तो हमने लिखा 6.48 इंट, तो आपके पास यहाँ पर है 10⁻⁻21 इंट में एवागेड्रो का जो नंबर है वो है 6.02 इंटू 10⁻23। सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ किया कि हमने पहले इनको सेपरेट लिखना है, पावर्स को सेपरेट करके लिखना है, 6.48 इंटू 6.02, बाकी जो आपके पास पावर्स बचे वो लिखें इंटू 10⁻⁻21 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू यहाँ इसका 6.48 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6.02 के साथ वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू आ रहा है 39.009 इंटू 10⁻, ये जो बेसिस सेम हैं तो उनके पावर जो है आपस में ऐड होंगे, तो -21 के साथ प्लस होगा 23। अब अगर इन दोनों पावर्स को जब 23 पावर में से 21 पावर चला गया तो हमारे पास जो वैल्यू बचा वो हमारे पास वैल्यू बचता है इंटू 10⁻² का। ठीक है, बाकी जो हमारे पास है वो बच रहा है 39.009। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करने से ये जो 9 है ये 9 अपने आप को गुम कर देगा और सामने वाले को एक देगा। राउंड ऑफ का जो मतलब है वो यही है कि अपने आप को खत्म करे और सामने वाले को वन दे। तो जैसे ही राउंड ऑफ होता है तो हमें वैल्यू कुछ ये मिलता है 39.01, क्योंकि ये 1 इसको दे देता है +1, इसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। इंटू 10⁻, आपके पास है 2। अब जब आपके पास ये 10⁻² है और ये 10⁻² हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमने ये पावर बनाया कैसे था, जब हम आगे चलते जाते हैं तो पावर बनता जाता है। अगर हम पॉइंट को पीछे शिफ्ट करते जाएंगे तो पावर खत्म होता जाएगा। तो अगर हम अभी इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते आए 2 मरतबा आगे, 3901, तो अब ये जो आपके पास पावर है वो खत्म हो जाएगा और जो अभी आपको एनर्जी का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3901 जूल। और ये जो आंसर्स हैं ये सेम बुक के अंदर भी हैं और सेम हमने यहाँ भी उनके सॉल्यूशन निकाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बेहतर नमूने से और सही नमूने से समझ आए होंगे। तो उसका जो हमारे पास जो सेकंड अभी चैप्टर है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप हमारे साथ वहाँ भी होंगे, सारे टॉपिक्स वहाँ भी आप पढ़ें, फिर सारे टॉपिक्स के बेसिस पर जो हम वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो भी आपको फिर इजी लगेंगे। यहाँ तो आप अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में आए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ने से पहले हमारे साथ आप टॉपिक्स भी पढ़ते जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई भी मसला नहीं आएगा, नहीं एमसीक्यूज के अंदर, नहीं फिर किसी किस्म की टेस्ट के अंदर। आई होप कि आपने सही नमूने से सीख लिए होंगे एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।